मारना मरना ये क्या चीज़ है? सभी सवालों का जवाब उस पर देता हूँ मैं। कैसे आप नक्सली बने? उनको तो मौत का कोई डर नहीं है। ऊपर चढ़ते हैं पैरवी स्टार्ट, पीछे से आ रहे थे, सामने से बैठे थे। कौन सी बड़ी घटना में आप शामिल थे? और मनगढ़ंत कहानी है। हथियार पहले हमने नहीं पकड़ा। हथियार आप लोगों को कहाँ से मिलते थे? मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है पार्टी को। मैं उस घेराबंदी में बाकी साथियों से अलग हो गया था। तो मर जाना चाहिए था आप। ऐसी क्या चीज़ हुई कि आपकी ये विचारधारा बदली? चाकू से मार के खत्म कर दिया। अब मुझे भी ऐसा कमीज को ऐसा चीरते हुए गोली निकल गई थी। हिडमा के बारे में आप क्या बताएंगे, जैसे उनका इनकाउंटर हुआ? हमको 40 साल का आंदोलन के बाद ये समझ में आ गया। हिरमा के दल से एक आदमी ने बता के समाज का हिस्सा है, कोई एक व्यक्ति नहीं करा रहा है। मेरा मन में जो प्रश्न चल रहे परिस्थितियों से बंदूक उठाते हैं ना आदमी, परिस्थितियों को आप बदल दिए तो 40 और 35 साल में कभी किसी के मरने पर दुख हुआ आपको? मैं वो परिवार के साथ साधारण जिंदगी जीने के लिए सोच रहा हूँ और 40 साल का संघर्ष को गहराई से आंकलन। आपने पुनर्वास के लिए जब सोचा तो आपने गृह मंत्री विजय शर्मा जी से बात की फोन पे? मैंने 3 शर्त रखी थी। तो वो जानती है कि आप उसके पिता हैं? वो जब 8 महीना का उम्र था उस समय में मांग रखी है, शर्त रखी है कि आप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो सभी के ऊपर चलता। अब 1-2 गांव नहीं, गाँव के आसपास गांव। उनका काम ही है ना कि बीच में भड़काने वाला है। आएगी तो सरेंडर करना है हथियार के साथ, नहीं तो मारना है। आप लोगों ने भी तो कई बेगुनाह लोगों को मुठभेड़ में मारा है। हमारा तो लाल साहब इनके पास घर नहीं है, तो क्या आप उन चारों को एक एक कमरा दे देंगे अपने घर में? दे देंगे ना। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, विकास जी और रामधर माझी जी। ये जोहर, जय जोहार। ये जोहर। हमारा तो लाल सलाम है। जी, आपका क्या है? लाल सलाम बोलते हैं ना। लाल सलाम बोलते हैं। सलाम अब तो लाल सलाम खत्म हो गया, हाँ। कि अभी भी बोलेंगे लाल सलाम? ठीक है। अब वो लोगों के बीच आदत तो में जल्दी छूटते नहीं जय है ना। जोहर बोलने का तो परंपरा है। हाँ, आदत जल्दी छूटती नहीं। इन्होंने ठीक बोला। भैया आपने 1 मार्च को ही सरेंडर किया है ना? अपने कितने साथियों के साथ सरेंडर किया आपने? 15 लोग हैं हम लोग। 15 लोग 15 हैं। लोग। 40 साल से आप काम कर रहे थे और आप 35 साल से। 35 साल से। आप बताइए कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, मतलब कैसे आप नक्सली बने? मैं तेलंगाना की हूँ, वारंगल डिस्ट्रिक्ट। काजीपेट से 5 किलोमीटर दूर रूरल गांव है हमारा, थरालपल्ली गांव का नाम। मेरा जन्म तो 1969 में हुआ था। मैं एक दलित समाज का हूँ। मेरा गांव में उस समय सामंतवादियों का दबदबा ज़्यादा चलता था। मतलब रेड्डी अपर कास्ट लोगों का गांव में ज़्यादा, वही लोग जमींदार थे। और कुछ लोगों का एक आदमी को 200, 250, 300 एकड़ तक भी जमीन थे। अच्छा। उन लोगों का गांव में पूरा दबदबा था। हाँ अच्छा। दबदबा वही लोगों का चलता था। और दलितों के ऊपर भी अनटचेबिलिटी, छुआछूत भी था उस समय में। और मेरे से पहले वाला पीढ़ी, मतलब मेरा मामा का बैच, वो लोग तो तेलंगाना के लिए आंदोलन हुआ था उस समय में, अलग तेलंगाना के लिए, उसमें शामिल हुए थे। कुछ प्रोग्रेसिव विचार रखते थे उन लोगों का बैच। वो लोग थोड़ा बहुत सामंतवादी अन्याय अत्याचार को विरोध करना शुरू किए थे। तब ये सामंतवादी लोग उन लोगों के खिलाफ रिवेंज लिए थे। अच्छा। मैं उस समय बहुत छोटा था। छोटे थे। मेरा मन में, मैं छोटा उम्र में से ज़्यादा हर विषय कुछ सोचता था। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा करके सोचता था बचपन से ही। 6-7 साल का उम्र में दूसरी तीसरी कक्षा पढ़ रहा था। उस समय एक बार मैं घर का आंगन में एक खाट डाल करके पढ़ रहा था। मैं बैठ के पढ़ रहा था। फिर मेरा माँ की माँ, क्या बोलते हैं हिंदी में, नानी, वो उधर से कुछ अपर कास्ट वाला लोग आ रहे थे। वो लोग आना देख करके मुझे खाट से उतार के नीचे रख दिया। उसके अच्छा, बाद मतलब खाट पे भी नहीं बैठना उनके सामने? हाँ, उनका सामने नहीं बैठ। मैं पूछा
क्यों ये मेरा काटा है मैं बैठने से, अब क्यों ऐसा किया। वो अपर कास्ट लोग हैं, उनके सामने बैठना ठीक नहीं है, बैठने से वो लोग हमारे ऊपर गुस्सा करेगा, फिर अलग तरीके से रिवेंज लेगा, ऐसा करके नानी समझाई थी। मुझे समझ में नहीं आया ये अपर कास्ट क्या होते हैं, हम क्यों लोअर कास्ट में है, वो लोग क्यों अपर कास्ट में है, ये विवक्षा क्यों है दोनों का अंदर, वो मेरा मन में था। वो सवाल को नानी से ठीक से जवाब नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैं स्कूल में ज्वाइन की थी। उस समय स्कूल भी दलित लोगों के लिए अलग स्कूल थे। मैं तीसरी कक्षा तक दलित स्कूल में पढ़े थे। बाकी गांव का बच्चों के लिए अलग स्कूल थे। वो हमारा दलित लोगों का खाड़ा में ही उन्हीं का घर में स्कूल चलता था। वो बाद में गांव में और एक स्कूल है, बाकी बच्चे लोग उधर जा रहे करके जानने के बाद वो भी मेरे मन में क्यों हम यहाँ पढ़ना है, वो लोग वहाँ पढ़ना है, एक फ़र्क क्यों है, वो भी मेरे मन में आया था। मैं पूछने से उसका भी सवाल ठीक से नहीं मिला। ऐसा मैं बचपन से ही ये सब सोचता रहता था। और कुछ दिन के बाद मेरा मामा लोग, उन लोगों का बैच कुछ नाटक दिखाते थे गांव में। वो कई ओकेशन लेकर के कुछ फेस्टिवल का समय में गांव में नाटक दिखाते थे, उसमें थोड़ा प्रोग्रेसिव नाटक दिखाते थे वो लोग। एक बार मैं गया था देखने के लिए बचपन में। मेरा मामा पटवारी का पोजीशन में थे, वो नाटक में किरदार निभाया पटवारी का। वो बहुत अच्छे से पटवारी लोग गांव वालों को कैसे गुमराह करते हैं, कैसे रिश्वत लेते हैं, कैसे दबा कर रखते हैं, वो सब वो नाटक में अच्छा तरीके से एक्टिंग किया। वो बात पटवारी को पता चला। पटवारी नाटक में नहीं आए, लेकिन बाकी लोग जाके बोलते हैं ना। उसके बाद वो बहुत गुस्सा हुआ तो उनको। बाद में क्या किया, मेरा मामा तो उस समय मैट्रिक पास किया और मेरा परिवार पूरा पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा दादा भी उस समय मैट्रिक पास करके, सब लोग मेरा दादा लोग रेलवे में वाइट कलर जॉब में थे। एक रेलवे ड्राइवर थे, एक रेल निलय में क्लर्क थे, ऐसा ऐसा सब लोग एजुकेटेड है और जॉब कर रहे थे। मेरा मामा भी 10th पास होने के बाद वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज किए थे। वो रूरल गांव है ना, फिर पोस्ट में लेटर आता है उसका, वो कुछ जॉब मिले, उसको अपॉइंटमेंट के लिए लेटर भेजे थे। उस समय वो लेटर भी पटवारी देख रेख में रहते थे। अच्छा। वो लेटर आया, वो देख लिया, समझ लिया सर ये लेटर देने से जाके नौकरी में लग जाएगा, उसको जाने नहीं देना करके वो 1 महीना तक लेटर को छुपा के रख करके वो डेट खत्म होने के बाद लाके मेरा मामा को दिए थे। मामा देखा, फिर जा करके पटवारी से पूछे है क्यों ऐसा किया, पहले देना चाहिए ना। आप ठीक से नहीं करोगे तो दूसरों को दे दीजिए जिम्मेदारी, आपके पास जिम्मेदारी रखते हो, ठीक से ढंग से नहीं करते हैं काम, ऐसा करके पूछने से वो डंडा पकड़ के मेरा मामा को बहुत पीटे थे। वो भी मैं देखे थे उस समय में। मतलब उसमें क्या गलतियाँ है, वो तो सही है। तो आपके मतलब मन में ये सब बैठ रहा था। ये सब बैठ गया था। मतलब उसका पीछे कारण ये पटवारी का किरदार निभाए थे ना, उनको एक्सपोज किए थे जनता के सामने। वो गुस्सा थे, उस कारण से रिवेंज के हिसाब से उसको नौकर में। तो आपने बचपन से जब ऐसी बचपन से सब देखते थे मैं। तो कब आपका मन बदला कि अब मुझे भी कुछ करना है? और उसके बाद मेरा गांव में 1980 दशक में एक पार्टी आया था। अच्छा। उस समय का पार्टी का नाम पीपल्स वार था, CPIML पीपल्स वार। पीपल्स वार लेकिन ज़्यादा से रेडिकल्स नाम से जाने जाते थे उस समय में। रेडिकल्स बोलते थे। रेडिकल्स। हाँ, रेडिकल्स। वो पार्टी हमारा गांव में आया। तो बहुत सारे लोग, युवा लोग, मेरा मामा का पीढ़ी के लोग, सब लोग उससे जुड़ गए थे। गांव में एक संगठन बनाया और ये लोगों को विरोध करना शुरू कर दिया और हिम्मत के साथ। उसके बाद कुछ दिन गैप किया वो लोग, 2-3 महीने के बाद फिर पार्टी में निर्णय लेकर के उसका कारण जो है तो सामंतवादियों में से एक बड़ा था, वो उन्हीं का प्लान था, इसलिए उसको मर्डर किए थे वो लोग। रात में आया, वो बड़ा घर है, घर में घुस करके उसको चाकू से मार के ख़त्म करके गए थे। उसके बाद बाकी सामंतवादी लोग पूरा डर गए थे। तब फिर से संगठन वाले आए, आसपास गांव का संगठन वालों को लेकर के 200-300 लोग। फिर गांव में खुलेआम
जन अदालत लगाए थे। अच्छा। गाना गाते हुए सबको गांव वालों को इकट्ठा किया। ये लोग बैच बैच में बंट कर गए थे, जितना सामंती लोग थे, पटवारी, सरपंच, ऐसा सब लोगों को, पुलिस पटेल उस समय रहते थे, सब लोगों को पकड़ के जनता के सामने लाए थे। बस खड़ा किया वहाँ पर, थोड़ा घमंड दिखाने थे, 2 छापड़ मारे थे। बस वो सब उसका गलती को जनता के सामने पेश किया और उनका गलती को जबरदस्ती मनवाया, हमारा गलती हो गया करके। जितना भी रिश्वत लिए थे माफी जनता मंगवाई से, मतलब। माफ़ी मंगवाया और पैसा भी वापस दिलवाया जनता को। जितना वो लोग अलग अलग परिवार से रिश्वत लिए थे वो सबको वापस करवाया। तब जनता में भी बहुत उत्साह आया था। मतलब वो दबे रहने, जनता मतलब वो जो दलित समाज था उसमें उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ, पूरा गांव वालों को बहुत खुश आया था, यही सही रास्ता है करके। वो उसमें भी मैं शामिल था, बच्चे ये सब देख लिया था। मेरा मन में जो प्रश्न चल रहे और सभी सवालों का जवाब उसमें देखा मैं, भूल जाता है ऐसा करके। अच्छा, उस वक्त सिर्फ कुछ मतलब मार पिटाई या हत्या वगैरह नहीं करते थे, सिर्फ जाके लोगों को बोलते थे और ऐसे ही चलता था। हत्या मतलब वो एक सामंतवादी को तो हत्या एक किए को तो थे। मारा था, हाँ। उसके बाद नहीं हाँ, उसके बाद नहीं है। कुछ लोगों को मारते थे बीच में। मारपीट किए थे, लेकिन मेरा गांव में एक को मारे थे। आपको नहीं लगा कि मतलब इतनी मार पिटाई होगी और ये तो मारपीट तो क्रांति में होता ही है, जान भी जाता है। हाँ, कब आप नक्सली जो पूरा संगठन था, ये तो आपने बचपन से अपनी कहानी बताई, कब आप उस नक्सली संगठन में घुसे? तेलंगाना से आप छत्तीसगढ़ आए, क्योंकि सरेंडर आपने छत्तीसगढ़ में किया। 1985 में मैं स्कूल छोड़ करके पार्टी में पूर्णकालीन कार्यकर्ता का रूप में ज्वाइन की थी। मतलब उस समय और कुछ दिन भी काम कर सकता था मैं, वो पढ़ाई को आगे करते हुए फिर स्टूडेंट फील्ड में। हाँ, क्यों नहीं किया? क्योंकि जबकि आप कितने अच्छे स्टूडेंट वही थे। मतलब 8वीं के बाद फिर से मैं काम कर रहा हूँ ना। वो काजीपेट शहर में वो हम पोस्टर लगाए थे उस समय, पार्टी आदेश दिया था कुछ पोस्टर लगाने के लिए। हम थरालपल्ली से आकर के 2 बैच आए थे, रात में पूरा पोस्टर लगाए थे काजीपेट शहर में। उस समय यादगिरी रेड्डी नाम का एक एसआई था, वो बाद में उसको मार दिया था रेलवे स्टेशन में। वो बहुत खतरनाक था। वो पूरा रेडिकल्स को मैं पूरा की पूरा जीरो करूँगा करके चैलेंज किए थे। हम उसको चैलेंज के रूप में ले करके रातों रात हजारों पोस्टर डाले थे। वो पेट्रोलिंग कर रहा था, उसको देख करके हम छिप जाते थे। वो वापस जाने के बाद फिर डालते थे। ऐसा करते करते और थोड़ा 5-10 पोस्टर बचे थे, हम उसको पूरा करके जाएंगे करके लास्ट में रुके थे। उस समय वो सिविल में पुलिस को भेजे थे। गाड़ी में जाने से वो लोग देखे थे एक जगह में पोस्टर को, वो नया नया लगा करके समझे है। फिर इतना बार पेट्रोलिंग करने से क्यों नहीं दिख रहे, मतलब ये लोग गाड़ी को देख करके छिप रहे करके वो सिविल में भेजे थे। हम समझ नहीं पाए, वो लोग आकर के पकड़े थे हमारा साथी को। हम बाकी लोग भाग गए थे, मैं भी भाग गया था। एक साथी पकड़ा गया, उसको बहुत मारने के बाद वो हम सब लोगों का नाम बोले थे। मतलब वो समझ लिए पहले भी गिरफ्तार हुआ, फिर भी ये काम जारी रख रहे हैं। मतलब एक खतरनाक है, उसको खत्म करने हैं। उस टाइम तो बहुत झूठी मुठभेड़ भी तो फिर आपके पास कोई चारा ही नहीं बचा कि चारा ही नहीं बचा। वो मेरा 10th एग्जाम का समय में पकड़ने के लिए आए थे वो लोग, जैसे भी एग्जाम लिखने के लिए आएगा करके। वो सब समझ करके पार्टी भी बोले थे, आप बाहर रहने से कोई फायदा नहीं है, फुकट में मारे जाओगे, आने से ठीक है बोलने से मैं तो फिर आप पार्टी में पूर्णकालीन शामिल हो गए। फिर आपने अपना गांव छोड़ दिया, फिर उनके साथ जंगलों में ही रहने लगे। हाँ, 1985 में मैं घर छोड़ने के बाद पहले मुझे पार्टी कुरियर का जिम्मेदारी दिया था। अच्छा, कुरियर का। हाँ, कुरियर बोलने से जानते हैं वो कुछ खबर इधर उधर देने के हिसाब से। कुरियर के बाद में अरेस्ट हो गए, 1 साल जेल में रहा। उसके बाद वो बेल पर निकले थे, घर वाला बेल करके ले गए थे। 1 महीने के अंदर फिर से पार्टी से कांटेक्ट हुआ, तब मैं फिर से घर छोड़ करके आए थे। तब मुझे सेंट्रल ऑर्गेनाइजर का जिम्मेदारी दिए थे। अच्छा, सेंट्रल ऑर्गेनाइजर। सेंट्रल ऑर्गेनाइजर। इसका क्या काम होता है? इसका क्या काम वो होता है? पूरा गांव में संगठन बनाना, कई प्रकार का स्टूडेंट लोगों का और युवाओं का और किसान मजदूरों का संगठन बनाते हुए पूरा जनता को संगठित करना, जनता के मुद्दों पर आंदोलन करना, समस्या को। तो फिर आपका प्रमोशन होता चला गया, आप जैसे जैसे काम करते गए मतलब संगठन में? कुरियर का रहते समय में पार्टी सदस्य था। ऑर्गेनाइजर मतलब अभी का एक स्टेप ऊपर हो गए। एसी मेंबर, समझे, एरिया कमेटी मेंबर। उस समय ऑर्गेनाइजर बोलते थे। उस समय वैसा जिम्मेदारी दिए थे। चिट्याल एरिया, वारंगल जिला का एक चिट्याल नाम का उस समय तहसील थे, बाद में उसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक बोलते हैं।
चिट्याल और परकाल दोनों तहसील थे उस समय। वो बड़ा एरिया था, वो एरिया का मैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजर के रूप में काम किए थे। वो 1991 तक मैं 4 साल सेंट्रल फिर ऑर्गेनाइजर। आप उड़ीसा आ गए? नहीं, उसके बाद मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के वही वरंगल जिला में एटूर नागर एरिया है, वो फॉरेस्ट इलाका है। चिट्याल परकाल तो प्लेन है, मैदान इलाका। मैदान इलाका में वो ऑर्गेनाइजर ही रहते हैं। ये जंगलों में बड़ा दस्ता रहते थे, वो 11-15 लोगों के। एटूर नगर अंतलम पहले से जंगल में काम कर रहे थे। मुझे चिट्याल से ट्रांसफ़र करके एटूर नगरम कमांडर का जिम्मेदारी दिया था, बड़ा दस्ता का कमांडर। वो वहाँ 1 साल तक काम करने के बाद मुझे डिविजनल कमेटी मेंबर का रूप में प्रमोशन हुआ। उसके बाद 4 साल के बाद 1995 में उत्तर तेलंगाना अलग से एक राज्य कमेटी बनाया था उस समय पहली बार। वो उसमें स्टेट कमेटी मेंबर के रूप में लिए थे। 1995 से लेकर 2000 तक मैं 5 साल उत्तर तेलंगाना का स्टेट कमेटी मेंबर के तौर पर काम किए थे। वो NTFD नाम का एक डिवीज़न था, तीनों जिला का फॉरेस्ट को लेकर के वो डिवीज़न बनाए थे। खम्मम, वरंगल, करीमनगर जिला का फॉरेस्ट इलाका को लेकर के एक डिविजनल कमेटी था, उसका सचिव और तेलंगाना स्टेट कमेटी में मेंबर भी था। 5 साल काम करने के बाद 2001 में मेरा ट्रांसफ़र दंडाकारण्य में हो गया, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। आप लोगों की ट्रेनिंग होती थी होती क्या? थी। क्योंकि जैसे वारदात करनी है, और कितनी बड़ी बड़ी वारदातों में आप शामिल थे काफ़ी। हाँ, हुए थे। हाँ, कितने लोगों को आपने, मतलब जो ये मुठभेड़ें हुई या जिन लोगों की हत्याएं मुठभेड़ की? तो होती 40-50 रहती। तक हुई थी मेरे ऊपर, वो पूरा 40 साल का ज़िंदगी में। तेलंगाना में भी कई सारे मुठभेड़ों में शामिल था मैं। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की कौन सी बड़ी घटना में आप शामिल थे? जो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनमें किसी में शामिल थे आप? मैं वो NMDC का जेल्टिन गोडाउन के ऊपर हमला करके वो 10 टन का जेल्टिन ले गए थे, ईडी ऊडी वो सब वगैरह, उसमें शामिल था मैं। और उसके बाद एक मुर्किनार पुलिस कैंप के ऊपर हमला किए थे बस में जाकर के दिन में, उसमें भी शामिल था। तो ये कैसे पूरी प्लानिंग होती थी? आप लोगों को कहीं से आता था ये पूरा आइडिया, या आप लोग खुद मिल करके बनाते थे? हाँ, सब कमिटियों में तय होते थे पहले, ऐसा करना है करके। उसके लिए ठोस जिम्मेदारी देते हैं। वो जिम्मेदारी जो लोग लेते हैं वो लोग जा करके पूरा रेकी करते हैं पहले। मतलब किसी टारगेट को हम हमला करना है तो पूरा अच्छे से जानना चाहिए ना, इसलिए सिविल में जा करके उसको अच्छे से रेकी करते हैं। रेकी और गांव वाले भी आपका साथ देते थे? साथ देते हैं, उनका साथ लेकर के पूरा उसको रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद पूरा रिपोर्ट आने के बाद फिर कमेटी बैठ के उसको प्लान बना देते हैं। वो कहाँ कमजोरी है, कैसा करने से उसको हम सफल बना सकते हो, सब योजना बना करके फिर उसके लिए रिहर्सल भी करते थे। मतलब वो डमी कैंप बना के बासों से, और उसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करते थे 2-3 दिन, फिर अटैक करते थे। हाँ। आप राजनांदगांव मतलब इलाके में कहाँ पर आप सक्रिय थे, और कैसे ज्वाइन किया? इन्होंने तो बताया कि ये दलित परिवार से थे और अत्याचार हुआ इनके ऊपर, आप क्यों इस क्षेत्र में आए? जी, मैं बस्तर संभाग, पहले एक ही बस्तर जिला के नाम से जाना जाता था, तो अभी 7 जिले हो गए हैं। पहले बड़ा एक ही बस्तर था? हाँ, बस्तर बड़ा एक ही बस्तर था उसमें। अब वो बस्तर में पार्टी 1980 में आई थी। तब लोग हम क्या, तब छोटे छोटे लोग थे, और हमारा गांव में पार्टी आती थी। पार्टी आना, गांव में मीटिंग लेना और गाना गाना वगैरह करते थे, हम भी जाते थे सुनने के लिए। अभी बीजापुर जिला है मेरा, बीजापुर जिला बेदरे थाना अंतर्गत मज्जीमंडरी गांव आता है, और उसी से मेरा नाम भी मज्जी हो गया। मतलब वो सरनेम के नाम से जाना जाता है, वहाँ सभी लोग एक ही सरनेम के रहते हैं। अच्छा। गांव भी उसी नाम से है। मेरा जो एरिया है वो नेशनल पार्क अभयारण्य एरिया में आता है, क्षेत्र में आता है। अच्छा। वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहा जाता है, वो है वहाँ। अब इसमें पार्टी 1980 में आने के बाद फिर ऐसा ही जाना आना मिलना और बैठक में शामिल होना। हम तो छोटे थे, जाके देखते थे, सुनते थे। इसमें मेरा बड़ा भैया था, उसने
संगठन में सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने सबसे पहले आने के बाद उनको संगठन नहीं बनाया गया, कुछ सालों के बाद उनको संगठन में बनाया गया। हम तो वो भैया जाता था तो हम लोग आना जाना करते रहे हम। वो मतलब पार्टी से जो ये रिलेशन जो हुआ इस तरह मेरा जुड़ा मतलब आपका कोई पहचान, खास कारण नहीं था, आपने भाई को देखा तो देखते ये देखते पहचान हो गया। अभी हमारे एरिया का कहें तो हमारे एरिया क्षेत्र में ज़िले में जो अभी बीजापुर ज़िले कहेंगे तो पहले से फॉरेस्ट का जुल्म चलता था। अच्छा। और साथ में पुलिस का भी जुल्म चलता था। अच्छा। और साथ में मतलब सरकारी तंत्र का जो भी है वो जुल्म हमारे क्षेत्र में चलता कैसे था। कैसे क्या करते थे वो लोग? मतलब फॉरेस्ट वाले आते थे और लकड़ी काटने नहीं देते थे, तो नया घर बनाने से भी जुर्माना करते थे। और जंगल घूमना मना है, गाय बैलों को सराहना भी मना है। अच्छा। चराने के लिए नहीं ले जाना है। अगर कोई लेके जाएगा तो पकड़ा जाएगा तो फिर जुर्माना देना पड़ेगा। अब आदिवासी तो मैं आदिवासी से आता हूँ, गोंड, तो आदिवासी तो जंगल के ऊपर ही निर्भर होकर जीते हैं। तो शिकार भी करते हैं, जंगल जाते हैं और जंगल के ऊपर आधारित होके ही जीना उनका वो रहता, पहले से रहा है, अभी भी है वो। ये सभी के ऊपर जुल्म चलता था। लेकिन आप लोगों को ये किसने बताया कि ये जुल्म होता है? क्योंकि ये तो वो कानून आंखों देखे भी हैं। नहीं, पर ये तो कानून भी होता है कि जैसे भारत सरकार ने शिकार करना मना कर दिया तो आप शिकार नहीं कर सकते। उसके बाद जंगल की लकड़ियाँ नहीं काटना, ये सब तो कानून बन रहे थे आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए। तो ये किसने बताया कि ये जुल्म है? वो कानून बाद की कानून है। सबसे अच्छा, पहले लोगों ने पहले से जीते आ रहे हैं, उस पर कर जीते दिया। आ रहे हैं, उसी पर आधारित होकर लोग जीते आ रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं। भले कानून बना है लेकिन जहाँ जंगल क्षेत्र है अभी भी जी रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होके। तो वो ऐसा हम वहाँ रहते तो हम देख भी रहे थे कि जुल्म चल रहा था। साथ में यहाँ से अभयारण्य के नाम से उस क्षेत्र से गाँवों को विस्थापित करके वहाँ से खाली करना था। मतलब एक दो गांव नहीं है, बहुत सारे 100 के आसपास गांव वहाँ से विस्थापित करना था। वो पार्टी आने के पहले से वो घोषित हो गया था कि यहाँ से गांवों को खाली करना। जब पार्टी वहाँ आगाज हुई तो होने के बाद पार्टी ने बताई कि ये सभी के खिलाफ संघर्ष करना है, कि ये फॉरेस्ट जुल्म हो गया, चाहे पटवार जो भी है, रेवेन्यू क्या हो, किसी का भी जो जुल्म चल रहा है उसको रोकना है। रोकने के लिए लड़ना जरूरी है। साथ ही यहाँ से विस्थापित करने के खिलाफ भी लड़ना जरूरी है। तो लड़ने के लिए पार्टी ने सबको, जनता को एक राजनीतिक संदेश दी है उसमें। तो ये जंगल तुम्हारी है और गांव भी तुम्हारी है और सारा संपत्ति भी तुम्हारा है, और तुमको यहाँ से भगाने वाला कौन होंगे। तो ये सभी पार्टी ने आके हमको समझदारी दी थी। तब हम पार्टी आई बताते जा रहे थे, हम सुन रहे थे, हमारे साथ में लोग काम करना लग गए थे, काम कर रहे थे। तो ऐसा ही करते करते अब मेरा भैया पार्टी में काम करना शुरू कर दिया। अब वो कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है। उसको उस समय वो रेंज कमेटी कहा जाता था। 30 गाँव को या 25-30 गाँव को मिला के एक एरिया रेंज दिया जाता था, उसमें वो काम करते थे। अब वो सबको देखते हुए मैं खुद ही प्रेरित होकर मुझे भी जाना चाहिए। और साथ में क्या है, वो नेशनल पार्क अभयारण्य के नाम से गाँव को उजाड़ना था, उसके खिलाफ लोग लड़ना शुरू कर दिया। भले मैं छोटा था, देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था कि यहाँ से गाँव को उजाड़ेंगे तो हम जिएंगे नहीं, जी नहीं पाएंगे, इसलिए हमको लड़ना है। तो लोग बीजापुर और दंतेवाड़ा सब जगह में रैली जुलूस के रूप में जा रहे थे। अब लोग जा रहे थे, मैं भी एक बार गया था, छोटे उम्र में ही गया था बीजापुर तक के, भर्ती होने के पहले। अब ऐसा करते करते हमने समझ लिया कि
यही रास्ता ठीक है। लड़ेंगे तो तभी अधिकार मिलेगा। जब तक हम नहीं लड़ेंगे हमारा अधिकार हाथ से निकल जाएगा। अब इसमें क्या है, इसका पहले जब वो पार्टी आने के पहले आई थी पार्टी, अब घर वाले मुझे स्कूल भेजे थे, तू जा पढ़ो। लेकिन हमारा बचपना बुद्धि होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता, खेलने का मन होता था। अब 2 साल पढ़ने के बाद मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद घर वाले बहुत बार समझाए तू पढ़, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। अब वो छोटी उम्र में एक बार टीचर ने बहुत पिटाई किया, वो देख के अरे यहाँ पढ़ते रहेंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे, वो अच्छा है करके हमने चले गए। वो पढ़ाई छोड़ दिया। तो आप फिर जब शामिल हुए, जब आपने पार्टी में शामिल हुए, धीरे धीरे आप काम करते रहे, आपका प्रमोशन भी होता रहा, आप बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं उनमें भी शामिल रहे शामिल। यहाँ पे कौन सी बड़ी घटना में आप शामिल थे और किस तरीके से आप लोगों को ऑर्डर्स मिलते थे और कैसे आप तैयारी करते थे? जैसे विकास जी ने बताया, आप लोग किस तरह से तैयारी होती थी? अब यहाँ से शुरू होती है, हथियार क्यों पकड़ा वाला मामला शुरू होती है। हथियार इसीलिए, हथियार पहले हमने नहीं पकड़ा। अच्छा, शासन ने हथियार पकड़ा, हथियार शासन ने लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया था, उसका जवाब ही हथियार उठाना पड़ा। कैसे? मतलब आप लोग शुरू में सिर्फ लोगों को संदेश देते थे और करते थे, किसी की मार पिटाई नहीं करते? पार्टी ने वो समझाए, संदेश दिए, मतलब कहीं भी संघर्ष होती है, ये जब उनको सुविधा नहीं होती है, जब उनको जो अधिकार मिलना है वो नहीं मिलती थी, तब लोग जाके पहले रैली की शक्ल में, उसके बाद धरना की शक्ल में, अलग अलग किस्म के रूपों में लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। साथ में क्या, अपना बचाव के लिए पार्टी ने एक दिशा मार्गदर्शन दी है कि बिना लड़ाई और बिना हथियार के साथ कोई सुनने वाला नहीं है। सामने वाला हथियार हम जब बोलते हैं तो जाफड़ लगाते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं डंडा चलता है। हमने डंडा क्यों नहीं पकड़ना है? जब वो पुलिस आती है तो हथियार लेके आती है, फिर हम क्यों हथियार ना उठाए? यहाँ से मतलब संघर्ष का जो शुरुआत है यहाँ से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अभी इसमें पूछने की जगह में होता है कि मारना मरना ये क्या चीज़ है, लेकिन इसको शुरू किसने किया? अधिकार पक्ष ने लोगों को ऊपर चलाई, उसके प्रति ही सामने वाले हथियार उठाने का मजबूरी हुआ है। उसको लेके मतलब वो शुरुआत है। वो नक्सलवाड़ी में कहो या तो तेलंगाना में श्रीकाकुलम में, कहीं भी आप कहेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, या तो डीके में इतने लोग सारा लोग कैसे गए बोलेंगे, तब भी उसका पीछे का पृष्ठभूमि जो होता है वो इस कारण से लोग जुड़ने लगे। उसमें मैं भी जुड़ के यहाँ आने का कारण और इस संघर्ष में आगे बढ़ने का कारण यही रहा है वो। अब इसमें रही सवाल आपका कि कौन सी बड़ी घटनाओं में शामिल हुए, तो इसमें हम अब पार्टी में है, हमारे क्षेत्र में फोर्स नहीं आना चाहिए, हमारे क्षेत्र में शोषण नहीं होना चाहिए। अब सरकार के खिलाफ हम बोलते हैं तो फोर्स आ जाती है, फिर उसका रक्षा के लिए फिर हमको हमला करना पड़ता है। जब हम उससे बच के निकालना चाहते हैं फिर हमारे ऊपर फोर्स की हमला हो जाती है। तो इससे अच्छा फिर हम क्या करें? जब हम हथियार लिए हैं तो फोर्स के ऊपर हम अटैक किए बगैर हमारा बचाव भी नहीं है, तो इसलिए हमको अटैक करना मजबूरी है। तो इसके इस लिहाज से हमने बहुत जगह में बहुत किस्म के हमारे ऊपर तो कई बार अटैक हो गया, कई घेराव में बच निकले और कई हमारे टीम के साथियों ने कुर्बानी दी है और हमने भी कुछ घटनाओं को हमने भी अंजाम दिया है। हिडमा के बारे में आप क्या बताएंगे? जैसे उनका इनकाउंटर हुआ तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि शायद मुखबिरी अंदर से ही किसी ने की और उनका इनकाउंटर हुआ। हाँ, ऐसा है? इसमें क्या कहानी है इसकी?
कुछ तो कहानी है इसमें, आपको नहीं पता? मिले नहीं हैं आप हिडमा से मिले ही नहीं कभी? हाँ, हिडमा से मिलते थे। मैं एमएमसी जोन में आया था 2025 में, उसके बाद से नहीं मिला था मैं। पहले तो हम एक ही कमेटी थी हमारा, वही हमारा कमेटी एक ही थी, एक ही कमेटी में उठना बैठना, हमारा मीटिंग वगैरह एक ही होती थी। लेकिन ये जो घटना हुई है उस संबंधित तभी देव जी बता रहे हैं, उसका मैं सुन रहा था कि न्यूज़ में हुआ क्या है। तो पार्टी को बचाने के नाम से उनको कहीं एक जगह में शिफ्ट करने के लिए उनको योजना बनी थी। जिसने ले गया उसी ने पकड़वाया। एक दूसरी बात थी कि इड़मा के दल से एक आदमी ने बता के कि इड़मा ने निकल गया है यहाँ से, वो गया पुलिस के पास, इंफॉर्मेशन चला गया। जाने के बाद ये कहाँ गया, कहाँ रहते हैं, अब जिस आदमी ने लेके गया उसने पकड़वाया, तब जाके फिर उसको पकड़ के इनकाउंटर किया गया है। तो क्यों, अब मैं दोनों से आपसे जानना चाहूँगी कि आपने 40 साल दिए, आपने 35 साल दिए, आप लोग एक एक सोच के साथ आए थे कि आप लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और आपको पूरा जीवन इस पे निकालना है। तो ऐसी क्या चीज़ हुई कि आपकी ये विचारधारा बदली और अब आप लोगों ने सरेंडर किया? क्या डर था, या अब आपको ये जो नक्सली पूरा एक जो प्रोपोगंडा खड़ा किया हुआ था उसकी असलियत आपको समझ में आई? क्या वजह आपको लगी, आप बताइए। हमको तो मौत का कोई डर नहीं है। हम घर से जब निकलते हैं तभी कफन बांध कर निकलते हैं। ये क्रांति तो चालू रखेंगे, चालू रहना है, उसमें मौत तो एक साधारण बात है। तो समाज को बदलने के लिए बहुत सारे बलिदान करना पड़ता है, इसके लिए तैयार होकर के निकलते हैं, इसलिए हमका कोई डर नहीं रहता है। मतलब उसी दिन हम मर गए समझ के वो पार्टी में आते हैं, दोबारा मरने का कोई मतलब ही नहीं है, डर ही नहीं है। इसलिए कई बार हम मुठभेड़ में भी शामिल हुआ, कई घटना में हुआ, लेकिन कभी भी डर हमारा मन में, तो किसी का डर मन में भी नहीं रहता, क्रांतिकारी का मन में, मतलब डर का वजह से हम नहीं आए। और वो पुनर्वास करके नीति बोल रहे हैं, उसमें सब कुछ दिखा रहे, उसका कारण से भी कोई नहीं आएगा। मतलब हम पैसा के लिए नहीं है ना, पूरा जान देने के लिए तैयार होकर के समाज को बदलने के लिए हम सोच के वो काम कर रहे थे, इसलिए वो पैसा का लालच में भी कोई नहीं आ रहे। तो फिर क्यों सरेंडर कर रहे हैं? झूठा प्रोपेगेंडा है, इसलिए कर रहे हैं, उसलिए डर के। वो मीडिया तो बहुत सारे झूठा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं है। आने वाला साथी कोई भी वो पैसा के लिए नहीं तो मौत का डर से नहीं आ रहे। फिर क्यों आ रहा है? हमको 40 साल का आंदोलन के बाद ये समझ में आ गया, अभी इस रास्ते में हम आंदोलन को आगे नहीं ले जा सकते। मतलब परिस्थितियों में कई सारे बदलाव आए थे। अच्छा, जैसे मतलब वो राज्य भी बहुत मजबूत हो गए, पहले तो बहुत कमजोर था, अभी बहुत स्टेट स्ट्रांग हो गए हर चीज में। स्टेट ना, हाँ स्टेट, स्टेट वो लाखों संख्या में फोर्स को ला करके एक एक इलाकों को घेर लिया, कारपेट सिक्योरिटी नाम से बहुत सारे कैंप डाले थे। हमारा क्रांति चलना है तो जनता के बीच में जाना है, जनता को हमेशा संगठित करना है और आंदोलन करने के लिए प्रेरित करना है, वो आंदोलन में शामिल करना है, तब जाकर के क्रांति मजबूत होती जाएगी। तो 40 सालों में आपको नहीं लगा कि आपने जो क्रांति शुरू की थी उसका कुछ असर आया है? नहीं आया? हाँ, उस समय तो वैसा नहीं था ना परिस्थिति। बहुत सालों तक हम आंदोलन मजबूत होते गए, लोग जुड़ते गए, कई सारे स्टेट के खिलाफ हम प्रतिरोध भी किए थे, उसमें भी सक्सेस हुए थे। बहुत सारे हथियार भी छीने थे, हमारा PLJ को बनाया और उसको भी मजबूत किया, उसमें भी बटालियन स्तर तक हम निर्माण बने। वो सब देखने के समय में वैसा कुछ नहीं था हमारा समझदारी में। हम इसी रास्ते से और मजबूत होकर के जनता को पूरा संगठित हाँ, मतलब सोच रहे थे कि ये रास्ता हम चलते जाएंगे और एक दिन हम पूरे समाज को बदल देंगे, ऐसा सोच रहे थे। ऐसा सोच रहे थे। हाँ, लेकिन ऐसा मतलब हकीकत में ऐसा नहीं है। हाँ, बाद में देखने से ऐसा नहीं हो रहा है। वो खासकर 2013 से लेकर के ठोस रूप से देखने से वो धीरे धीरे हमारा पार्टी कमजोर होते जा रहा है। मतलब व्यापक जनता से संबंध नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, बहुत सारे रिप्रेशन के कारण से, स्टेट का कारण से कई सारे सीमितता आई थी हमको, हमारा पार्टी को। बाकी राज्यों में भी हमारा आंदोलन मजबूत नहीं हुआ। हम जहाँ से विस्तार के लिए भेजे थे वही लोग थे, स्थानीय लोग नहीं जुड़ रहे।
और संगठन मजबूत नहीं हो रहा है, रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रहा है। लेकिन सोच आपकी अभी भी वही है कि आप लोग दबाए हुए हैं और आप लोगों के लिए क्रांति की ज़रूरत है। सोच में बदलाव हुआ कि नहीं? हाँ, मतलब वो क्रांति का जरूरत तो रहेगा ही। अच्छा। समाज में जो असमानता है, अभी भी है आपको लगता है? शोषण भी है। शोषण जब तक है ना, बहुत है। अच्छा। पहले से भी रूप बदल गया उसका, लेकिन शोषण खत्म नहीं हुआ है। लेकिन लाखों संख्या में आज भी भारत देश में जीने के 2 वक्त रोटी नहीं मिल रहे लोगों को, रहने के लिए मकान भी नहीं है। वो अनटचेबिलिटी अभी भी जारी है। उस नाम से कई सारे हत्या भी हो रहे हैं समाज में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए जब तक ये मौलिक समस्या को सरकारें हल नहीं करती, तब तक ये दमन का कारण से कुछ दिन तात्कालिक रूप से ये दब जाएगा। हम नहीं करेंगे फिर से, लेकिन दूसरा लोग भी, आने वाला पीढ़ी भी जरूर फिर हथियार उठाएगा और समाज को बदलने के लिए कोशिश करेगा। जब तक ये समस्या रहेगा चालू, अन्याय, अत्याचार, असमानता, तब तक ये क्रांति चलते रहेगा। आप एक रूप में हमको खत्म कर दिया, लेकिन दूसरा रूप में ये संघर्ष फिर से जारी रहेगा। जब तक शोषण खत्म नहीं होगा समाज में, तब तक ये आंदोलन रूप बदलेगा, लेकिन कई अलग अलग नया रूप लेकर के ये आंदोलन आगे बढ़ते ही जाएगा। रामधर्मा जी, आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने भी सरेंडर किया, तो आपने क्या सोच के सरेंडर किया? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे पॉडकास्ट में एक सरेंडर्ड नक्सली आए थे जिन्होंने 2001 में नक्सली सरेंडर किया था। उनका ये कहना था कि उनको ये समझ में आया कि कुछ लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं और वो खुद सेफ रहते हैं, और जो भोले भाले आदिवासी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको आगे करके मरवाने का काम करते हैं। तो वो उनको जब वो चीज़ समझ में आई, तब उन्होंने सरेंडर किया। आपका विचार बिल्कुल अलग है। आप क्या सोचते हैं? आपने क्यों सोचा कि सरेंडर करना चाहिए? ये जो भोले भाले लोगों को आगे रखते हैं, ये मीडिया का प्रचार है। अच्छा। मीडिया का मतलब अभी मीडिया कहती है ये, ऐसा है नहीं? मीडिया करती है, उछालती है उसको। अच्छा। और साथ में केवल मीडिया का ही रोल नहीं है, इसमें शासक वर्गों का जो नीति नियम उनका जो बनाए गए हैं, उनके तहत ये प्रचार किया जा रहा है। अच्छा। अब इस देश के मानो वो कहीं तेलंगाना में रहे, दिल्ली में भी बैठे, या मुंबई में बैठे, या कहीं कोई भी टाउन में, शहर में बैठे, मानव तो है। कोई विदेशी तो आके इसको कोई कहीं से रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, ये तो है ही नहीं है ना। इसी देश के लोग हैं। सरकार कहती है कि तेलंगाना के माओवादी, वहाँ के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग चला रहे हैं। ठीक है, बुद्धिजीवी हुआ तो हुआ, ठीक है, लेकिन कहाँ के हैं वो? इस देश के ही तो हैं। अब इस देश के समाज के ही देन के लोग हैं। इसलिए ये जो है लोगों को ऊपर, लोगों को दिमाग में बिठाने के लिए ये प्रचार किया जाता है। वो तो फिर क्या वजह है? आपने क्यों सरेंडर किया? जैसे इन्होंने तो कहा कि अभी समझ गए थे कि अब लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। इसमें अब आगे वही बताइए। जी बताइए। तो इसमें ये है कि सरेंडर करने के पीछे, मैं एमएमसी जोन में था, तो एमएमसी जोन में तब तक हमारे बीच में सरेंडर नहीं थी। अच्छा। वो डीके में, मतलब दंडकरण में सरेंडर चल रहा था। उधर वेणुगोपाल किया था, इधर रूपेश ने किया था। तो करने के बाद हम सोचे कि ठीक है, वो कर रहे हैं तो हमको ऊपर पार्टी से हमको कोई मैसेज आएगा, उस मैसेज को हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमको आया नहीं है, पूरा हमारा समन्वय टूट गया। उधर से इधर आना नहीं है, इधर से उधर जाना नहीं है। तो होते होते हमारा बीच में भी, अभी हमारा 20 के जगह में, मतलब एमएमसी जोन में, अब हम 3 बैचों के रूप में हम घूम रहे थे। तो इसमें हम इधर है, वो फोर्स को मालूम हो गई, हमारा पीछे भी पड़ी थी। तब तक अनंत ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमने भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम आ जाएंगे। इसलिए 2 महीने का समय लिया था उन्होंने। तो समय के अंतर्गत तो हम लोग जमा होके फिर बात करके अब डीके में गए हैं, अब इधर गढ़चिरौली में भी गए हैं, तो हम भी यहाँ से जाएंगे। तो जाएंगे, क्या करेंगे, हम तीनों टीम वाले हम मिलेंगे, मिल के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तब निकल जाएंगे। उनको एक जगह में लाने के लिए हमने कोशिश किया था, मगर इस बीच में क्या है, हमारा पीछे फोर्स लग गई थी। तो
जाने के पीछे यही है कारण था कि परिस्थिति पहले जैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। अब गांव-गांव तक कनेक्टिविटी हो गया, नेटवर्क का, रोड कनेक्टिविटी आ गई है, मोबाइल कनेक्टिविटी आ गई है। साथ में क्या है, हर जगह से हमारा सूचना पुलिस तक जा रही है। तो इस स्थिति में भले मरते दम तक हम लड़के मर सकते हैं, अब लड़ने के लिए तैयार हो गए तो इसमें जान आज जाएगी तो कल भी जा सकते, कभी भी जा सकते, कोई सेकंड में भी कभी भी हो सकती है। लेकिन इससे अच्छा मरने के पहले, मरने से अच्छा कि लोगों के बीच में जाके हम काम करेंगे, इसलिए हम पुनर्वास कर लेंगे। लोगों के बीच जाके काम करेंगे मतलब कैसा काम करेंगे? लोगों का जो समस्या है, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी जूझ रहे हैं। अच्छा, मतलब वो विचारधारा आज भी आप लोगों के साथ है? साथ कि है। इस विचारधारा के साथ ही काम करेंगे? साथ ही काम करेंगे। लोग हथियार बंद संघर्ष को हम छोड़ देंगे। अच्छा, हथियार बंद संघर्ष नहीं होंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के हम लोगों का समस्या को उठाएंगे। लोगों को हम समझाएंगे कि ये समस्या संघर्ष के जरिए ही हल होगी, कानून के साथ ये करेंगे। भारत संविधान के तहत हम लोगों को जागरूक करेंगे। और हथियार आप लोगों को कहाँ से मिलते थे? क्योंकि आप लोगों भी अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हथियारों की ज़रूरत तो होती है। जैसा कि आपने भी कहा कि आपका संपर्क आपकी कमेटी से टूट गया था अभी, तो ये जो पूरा सिग्नल था, ये कैसे सिस्टम काम करता था? कहाँ से आपको ऑर्डर्स आते थे? क्या हथियार भी आपको मिलते थे? कुछ तो आप लोग थाने से लूटते थे, लेकिन और या कहीं बाहर से, किसी बाहर देश से या कहीं से हथियार आते थे? कुछ आइडिया आप लोगों को है? नहीं है? वही हथियार तो हम ज़्यादा से पुलिस के ऊपर हमला करके जो छीन लिया है वही मेन सोर्स है। मेजॉरिटी हथियार हम कई हमला में उनको मार करके छीन के लाए थे। हथियारों के लिए भी हमला करते थे, कुछ उनको मारने के लिए नहीं। अच्छा, हथियार के लिए भी कुछ प्लान करके कुछ राइड्स करते थे। वैसा पूरा पार्टी में अभी जितना आप लोग सेमी ऑटो सब हथियार देख रहे हैं, मेजॉरिटी हथियार वो दुश्मन से ही छीन लिए हथियार है। तो शुरुआत में पार्टी कुछ तैयार करते थे। अच्छा, पहले रहते थे? पहले वो कंट्री मेड टाइप का कुछ छोटा मोटा बनाते थे, वो एक सोर्स है। वो अभी तक भी उसको जारी रखे थे। मतलब वो मेजर सोर्स से पुलिस से छीन लिए थे। वो शुरुआत में कुछ खरीदते थे भी। अच्छा। वो ठेकेदार लोगों से, मतलब ये दलाल लोग रहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर, 2 नंबर धंधा बोलते हैं। अच्छा। वैसा लोग उनसे खरीद के उनसे संपर्क करके खरीदते थे, लेकिन बहुत कम। लेकिन अभी जितना 3 सोर्स से हमको हथियार जुटाते थे। एक तो पार्टी बनाते थे कंट्री मेड, मेजॉरिटी पुलिस से छीन लिए थे, और तीसरी शुरुआत में कुछ कुछ खरीदे थे। ये 3 प्रकार का सोर्स से आते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो प्रचार है, पाकिस्तान से आएगा, ऐसे चाइना से आएगा, विदेश से आएगा, ये सब झूठा प्रचार है। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आप तो अपने जो सीनियर, जो सबसे टॉप मोस्ट लोग थे, आप तो उन लोगों से कभी मिले नहीं। आपको वो लोग जो बोल रहे हैं वही आप बात समझ रहे हैं? नहीं, हम सबसे मिलते हैं, केंद्र कमेटी से भी मिलते हैं ना, हमारा मीटिंग में शामिल होते हैं, सबको जानते हैं। लेकिन हमारा सब लोग जो भी हो, ऊपर का हो नीचे का हो, हमारा एक संविधान रहता है, हमारा एक कार्यक्रम रहते हैं। वो पॉलिसीज का ऊपर निर्भर होकर के पूरा पार्टी चलते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं चलाते है पार्टी को, अपना मनमानी तरीके से नहीं चलाते हैं। पूरा कमेटियाँ रहती हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। और कमेटियाँ भी अपने खुद मनमानी ढंग से काम नहीं करते। हर चीज़ के लिए एक पॉलिसी रहता है पार्टी में। वो पॉलिसीज के ऊपर निर्भर होकर के कमेटियाँ चलाती है पार्टी को। वो पॉलिसीज में ही ऐसा नहीं है, फिर कहाँ से वो लोग ऐसा करेगा? इसलिए वो सब गलत प्रचार है। नक्सलियों में महिलाएं भी बहुत तादाद में शामिल हुई, तो वो अपनी मर्जी से आई या आप लोगों ने जैसे अपने घर परिवार वाले या उस हिसाब से? क्योंकि शादियां भी बहुत हुई, आप लोग सब मतलब एक तरीके फैमिली की तरह ही रहते थे। लेकिन बच्चे, मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी नक्सली संगठन में बच्चे हुए, या हुए? आप बताइए। हुए थे। अच्छा, मतलब जनरल तौर पर हम बच्चे रखने के लिए मना करते हैं, क्योंकि बच्चे रखना वो गेरिला जिंदगी में बहुत सारे कठिनाइयाँ सामना करना पड़ते हैं। प्रेग्नेंट से फिर जंगल में चलना फिरना, फिर वो डिलीवरी होने का समस्या भी रहेगा, उसके बाद छोटा बच्चे को पालने का समस्या भी रहेगा। इतना दमन के बीच में वो
काम नहीं कर सकते, इसलिए हम मना करते थे। पार्टी दोनों को बिठा के समझाती है, वो लोग समझने से खुद पहल कदम करके वो लोग नशबंदी करवाते हैं। कुछ लोग हम बच्चा रखेंगे बोलने से उन लोगों को छूट भी देती है पार्टी। ऐसे कई सारे लोग एक बच्चा पैदा करके फिर परिवार को दे दिए भी, ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग भी है अभी। तो वो महिलाएं कैसे, वो लोग भी आप ही की तरह इस तरीके से परेशान होकर के आती हैं या आप लोगों के कहने से आती थी? ऐसा आप लोगों के साथी जो महिला नक्सली रही होंगी, उनकी क्या कहानियां हैं? वो अपनी मर्जी से आई, क्योंकि उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है जंगलों में इस तरीके से रहना, वो कैसे सब लोग अपना मर्जी से ही आए, कोई किसी को एक को भी जबरदस्ती नहीं लाए। ये जबरदस्ती ले जाते हैं ऐसा ऐसा करके, वो सब नहीं है। झूठा प्रचार आप लोगों की शादियां हुई? आपकी हुई? आपकी भी है? वही तो अभी उन लोगों ने भी सरेंडर कर दिया? आपकी पत्नी? हाँ, साथ में किए। साथ में किए? बच्चे हैं आपके? ना, हमने नसबंदी कर दी। आपके भी नहीं है बच्चे? एक थे, हाँ हाँ। हम वो बाहर दिए थे, गांव में भिजवा दिया था हाँ, आपने? गाँव में। तो वही है अभी? कितना बड़ा होगा वो? वो बड़ी हो गए, अभी बाहर आने के बाद पता चला बड़ी हो गए, शादी हो गए, अरे! उसके भी 2 बच्चे हैं। तो वो जानती है कि आप उसके पिता हैं या माता जी हैं? नहीं? वो जब 8 महीना का उम्र था उस समय में हम किसी को दे दिए थे। अच्छा। मेरा पत्नी का परिवार को दे दिए थे। मतलब वो मेरा पत्नी का दीदी थी, उसको लड़कियां नहीं थी, दोनों बच्चे थे, अच्छा। इसलिए वो पालने के लिए तैयार हो गए, उस समय दे दिए थे। वही पाला पोसा, बड़ा हो गए। तो वो नहीं जानती, वो उन्हीं को अपना माता पिता जानते मानती हैं। जानती है? मेरा आप लोग, आप मिले? आप जब आपने सरेंडर किया उसके बाद मिले आप उनसे जाके? अपनी बेटी से मिले आप? अभी आने के बाद मिले थे। मिले थे? वो 1 सप्ताह हो रहे आके देख के गई थी। बेटी से मिलके कैसा लगा? आप तो बेटी की बात सुन के ही आप थोड़े भावुक से हो रहे हैं। और जनरल किसी को भी पिता को बेटी से मिलने से बहुत हाँ। संतोष होता है ना, ऐसा वो भी। तो वो कोई सवाल नहीं करती आपसे कि आपने तब मुझे छोड़ दिया था? क्योंकि वो तो इस माहौल में रही नहीं, उसको तो शिकायत होगी। मतलब मेरा पापा वो समाज के लिए, जनता के लिए काम कर रहे करके वो जानती थी। तो खुश थी उस चीज़ के लिए वो? हाँ, मतलब पापा सोच करके वापस आने से ठीक है करके सोचती थी। और ज़बरदस्ती बुलाने के लिए भी, ऐसा बुलाने से आने वाला भी नहीं है। मेरे पापा तो बहुत समझदार के साथ गए हैं समाज के लिए, वो बलिदान देने के लिए तैयार है, इसलिए ऐसा लोगों को हम बुलाना भी ठीक नहीं है। वो खुद सोच करके आने से ठीक है करके सोचती थी। अभी मैं आने के बाद बहुत खुश हो गई। लेकिन हमने ऐसा सुना, अब इसमें सच्चाई है कि नहीं आप बताएंगे, कि आपने पुनर्वास के लिए जब सोचा तो आपने गृह मंत्री विजय शर्मा जी से बात की फ़ोन पे पहले, तो आपने क्या बात की थी? और आपने शायद कुछ शर्तें रखी, ऐसा हमने सुना, क्या ये सच्चाई है इसमें? क्या शर्तें रखी? 3 शर्त रखी थी। हम अगर बाहर आएंगे तो फिर हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर 40 साल जनता के लिए ज़िंदगी, हमारा जवानी पूरा उसी में लगा दिए। अभी जाने के बाद भी फिर क्या करना है, क्या करना है? फिर जनता तो फिर से मांग करेगी, हमको देखने से फिर वो परिचित वाला जनता पूरा आएगा, फिर हमको ये समस्या है, वो समस्या है, इसलिए आप लोग हमको मार्गदर्शन देना है, ऐसा तो बोलेगी। इसलिए हम क्या करना है ये सब सोच करके हम पहले वो 3 मांग रखी थी मैं लेटर में। एक तो हमारा पार्टी के ऊपर अभी प्रतिबंध लगा है ना, प्रतिबंध को हटाना है। हम तो संघर्ष छोड़ रहे, हथियार छोड़ रहे, उसके बाद हमारा पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाने से कोई मतलब नहीं है। अब तक तो हथियार पकड़ने से आप लोग प्रतिबंध लगाए, अभी हथियार छोड़ रहे, तब आप लोग भी सोच करके प्रतिबंध को हटाना चाहिए। हटा करके माओवादी पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा देना चाहिए, ताकि चुनाव लड़ सके हम भी। और दूसरा एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता देना है। तीसरी मैं ये डिमांड रखी थी, जेलों में जो लोग हैं वो सब लोगों को केस हटवा के उनको भी छोड़ देने चाहिए जेलों से। मतलब वो लोग भी मुख्य धारा में आ जाए, नया राजनीतिक पार्टी से जुड़ करके जनता के बीच में रह करके संविधान के दायरे में काम करने का मौका रहे, इसलिए वो लोगों को भी केस हटवा के सबको छोड़ देना है। क्या बोले फिर विजय शर्मा जी, क्या बोले आपसे? वो रेडियो संदेश में तो बोले थे, वो 3 मांग भी मान लिए थे, आप सब लोग भी सुने होंगे। अभी जाके क्या करेगा देखना पड़ेगा सरकार। उस संदेश में तो तीनों बातों को मान लिए थे। तो अभी सरकार पे जब आप ये पुनर्वास की नीति को आपने माना और आप लोग आ गए हैं, तो क्या अब आप लोग सरकार के ऊपर विश्वास करते हैं? मतलब कि अब सरकार हमारी सुनेंगी और
एक कैसा भाव है सरकार के लिए आप लोगों का? मुझे तो अभी भी बहुत सारे शंकाएं हैं मेरे मन में, क्योंकि मैं स्टेट को अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसी शंका है आपको? मतलब वो ये राजनीतिक पार्टी का रूप में काम करने का मौका देगा कि नहीं देगा, अच्छा। प्रतिबंध हटाएगा कि नहीं हटाएगा। फिर हम खुला जनता के बीच में रह करके कुछ जनता के मुद्दों पर सवाल उठाने से भी ये हमारे ऊपर जो पुराना केस है ना, वो केस को फिर से ला करके वो बहाने से हमको फिर अंदर करेगा, जेल में डालेगा, हमारा आवाज़ को तो दबाने के लिए सब कुछ करेगा करके मेरा मन में है। नहीं, पर अगर इतना आपके मन में ये सब चीज़ें थी तो फिर आप क्यों पुनर्वास के लिए आप माने? अगर आपने जैसे पहले कहा कि हम तो लड़ाई के लिए आए थे, हम तो जान देने से डरते नहीं हैं, हम तो मर जाएंगे। कोई मर जाने से लास्ट में अभी कोई फायदा नहीं है। वो आंदोलन आगे बढ़ेगी तो जान देना ठीक रहेगा, लेकिन वो रास्ता अभी काम नहीं है, नहीं है, इसलिए उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। तो सरकार जो बोल रहे ठीक है, देखेंगे वो भी। अगर सरकार ऐसा मौका देगा तो जनता के लिए काम करेंगे। ऐसा करके आधा विश्वास भी है, आधा आशंका भी है। उसको प्रैक्टिस में देख करके 1 साल 2 साल प्रैक्टिस में देखने से सरकार कैसे व्यवहार करेगी हमारे साथ, और तब और भी विश्वास बढ़ेगा। जो अभी आश्वासन दिए थे रेडियो में, वो ग्राउंड पर कितना उसको उतारेगा, लागू करेगा, वो तो देखना पड़ेगा ना। अभी तो 100% तो विश्वास नहीं कर सकते। मेरा मानना ऐसा है, मेरा विश्वास नहीं है। आपका देखेंगे व्यवहार को देख करके। आपका विश्वास है सरकार पे? क्योंकि आप भी अगर पुनर्वास की नीति को अपना करके आए हैं, सब कुछ छोड़कर, आपने भी समझ लिया कि आपका संपर्क टूट गया था, अब आपका जंगलों में या एज ए नक्सली रहना मुश्किल हो रहा था। अब आपको लग रहा है कि सरकार आपका साथ देगी और अब आप मुख्य धारा में जुड़कर अच्छे से अपनी जीवन को जीना चाहेंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तो सभी लोग आएंगे तो हथियार छोड़ के आएंगे तो उनको सबको यहाँ उनको जीने के लिए सब कुछ होगी, सुविधा होगी, या तो जिएंगे इस समाज में आके। उन्होंने वादा किया है सरकार ने, मतलब कि उसको यहीं तक हम नहीं समझ रहे हैं। हम गए अपने घर के लिए नहीं हैं, हम पूरे उत्पीड़ित वर्ग के लिए हमने गए थे, काम किए थे। जब तक उत्पीड़ित वर्ग का समस्या नहीं मिटेगा तब तक हम लड़ेंगे। अब अभी भी बोल रहे हैं, वो पूरा करे तब हमारा विश्वास भी सरकार के ऊपर हो गई। जो बोल रहे हैं कि लास्ट पायदान के लोग अंतिम व्यक्ति तक सुविधा हो। सुविधा का मतलब मैं आया यहाँ बिल्डिंग में बैठा, यहाँ बिजली देखा, रूम को देखा, तो कुछ इससे आदमी जीने वाला नहीं है। अच्छा। तो आदमी जिएगा कैसे? उसको घर होगी, सुविधा होगी, समानता होगी, और ऊंच नीच नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगी, तब फिर वो इस समाज में सही विश्वास के साथ ये सरकार ने लोगों का विश्वास जीती है। आप लोगों ने 40 साल आपने काम किया, 35 साल आपने काम किया। जो आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि आप अपने अकेले के लिए नहीं लड़े, आपने समाज के लिए लड़े हैं, तो क्या आपके समाज ने सराहना की? या आप जब 40 साल संघर्ष कर रहे थे जंगलों में, 35 साल संघर्ष कर रहे थे, आपके परिवार में लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा था, उस वक्त आपको लगा कि आपने जो ये अपने 40 साल और 35 साल जीवन के दिए, आपने जैसे कहा कि आपने तो पूरी अपनी जवानी दे दी, तो आपको आज लगता है कि वो वर्थ था कि आपने 40 साल के बाद भी आज आप हैं तो उसी जगह पर? अगर यही रास्ता आपने तब अपनाया होता, सरकार के साथ बात की होती, डायलॉग दिया, तो कभी पछतावा होता था इस चीज़ का कि हमने ये समय हथियार उठाना कोई सही बात नहीं थी? ऐसा कभी पछतावा हुआ? इसमें अगर से आज के डेट में इस तरह का अभियान जो काउंटर रिवोल्यूशनरी जो हुआ है ना, अभी जो काउंटर वारफेयर चल रहा है ना हमारे पार्टी के ऊपर या तो हमारे PLJ के ऊपर जो हुआ ना, वो अगर इस तरह से नहीं होता, नहीं करते तो नहीं आते आप लोग? नहीं आते। अब सरकार जानती है इस तरह संवादों से, इस तरह कामों से नक्सलवादी सुनने वाले नहीं हैं। हाँ, इसलिए अतिरिक्त फोर्स लाओ, और कहाँ से लाना है, कहाँ केंद्रित नहीं, वही मेरा कहना है, क्योंकि वार्तालाप तो बहुत चले, संवाद बहुत चले, बहुत कम्युनिकेशन किया गया आप लोगों से कि आप लोग आ जाइए, हम लोग पुनर्वास करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन आप लोग नहीं माने। क्योंकि यही चीज़ तो आप तब भी कर सकते थे। नहीं, पार्टी का तरफ से शांति वार्ता के लिए बहुत प्रयास किए थे और एक तरफा सीज पर भी किए थे, लेकिन सरकार नहीं सुनी है ना।
अच्छा। सरकार बिल्कुल अडिग थे, आप लोग आएंगे तो सरेंडर करना है हथियार के साथ, नहीं तो मरना है, दो ही बात बोले थे ना सरकार की तरफ से। हम बहुत सारे प्रयास किए थे शांति वार्ता के लिए, वो DK कॉमरेड्स प्रेस वक्त दिए थे, और तेलंगाना वाला 6 महीने के लिए एक तरफ सीज फेयर भी किए थे वो लोग। फिर भी सरकार की तरफ से कोई पहल कदम नहीं है। वो लोग तो मरना नहीं तो सरेंडर करना, दो ही तो रास्ते वही छोड़े तो थे। आज भी कर रहे हैं आप लोग, सरेंडर ही तो कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपने तब क्यों नहीं की? अगर वो सरकार तो जो चीज़ आज बोल रही है वो चीज़ उन्होंने तब भी कही कि भाई आइए आप सरेंडर कीजिए, अपनी बात बताइए और आप मुख्य धारा में शामिल होइए। तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं ये कोशिश की जो आज आप लोग कर रहे हैं? नहीं, सरकार अगर से सैनिक रूप से हमला करके ही उसको उन्मूलन किया जाए, अगर वो नहीं मतलब उसको समझती, ये सामाजिक समस्या है, लोगों के बीच की समस्या है, वो समझते तो ये नहीं करती। लेकिन अब ये भी तो सोचिए ना कि एक सरकार समाज पार्टी को जी अगर वो केंद्र कमेटी को मीटिंग होने के लिए थोड़ा ऐसा दमन को रोक करके मौका दिए तो CC लोग मिल करके वो समझ के कुछ निर्णय लेते थे। वैसा भी मौका नहीं दिए थे ना, इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग निर्णय नहीं ले सकते पार्टी का संविधान के अनुसार। जो भी निर्णय लेना है केंद्र कमेटी पूरा मिल करके बैठक ले करके अभी बदले हुए परिस्थिति में हम क्या करें, वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी सबसे निर्णय ले। कुछ लोगों का भिन्न मत भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का राय को लेकर के निर्णय लेकर के पार्टी को तो पूरा लीगल कर सकते थे, लेकिन वैसा मौका ही नहीं दिया। बार बार हमारे लोगों को प्रयास किए थे, लेकिन ऐसा सरकार मौका नहीं दिया, इसलिए वो नहीं हो पाए। नहीं तो ऐसा मौका देने से सबसे पहले वो CC लोग मीटिंग करके परिस्थिति को आंकलन करके वो लोग निर्णय लेने से, और बाकी बाद में जो जितना लोगों का मौत हो गए वो नहीं होता था, बाकी सब लोग भी वो मिल करके साथ में बाहर सरेंडर करते। लेकिन ये भी तो आप सोचिए कि जो अभी आप लोगों को अपने साथियों के शहीद होने का, जैसा आपने कहा कि वो शहीद हो गए, वो मर गए, उनका इतना दुख है, लेकिन कितने आप लोगों ने बेगुनाह लोगों को भी इस पूरी जो आप लोगों का ये चला है उसमें कई लोगों को जो पुलिस वाले लोग हैं या जवान हैं वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोगों ने उनको भी मतलब जो घटनाएं हुई, मुठभेड़ हुई, उनको भी मारा गया, उनकी तो कोई गलती नहीं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये विचारधारा क्यों नहीं आई कि जिन लोगों के ऊपर हम हमला कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो समाज में हो रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं, जैसे आपने कहा कि कोई एक व्यक्ति नहीं करा रहा, वैसे ही ये छुआछूत है या भेदभाव है वो समाज का हिस्सा है, कोई पार्टी नहीं करा रही, कोई एक व्यक्ति नहीं करा रहा है। और आप भी चूँकि समाज के लोग हैं तो उसको उस तरीके से साफ करने की कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि हथियार उठाए। क्योंकि अभी भी जो आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है कि सरकार और सिस्टम के प्रति आप लोगों के अंदर अभी भी वो रोष है, ऐसा मैं फील कर रही हूँ, है शायद ऐसा ना। तो आप इसको दूसरा एंगल से नहीं देखना चाह रहे कि जिस तरह से आप लोगों ने भी तो कई बेगुनाह लोगों को मुठभेड़ में मारा है, उनका भी परिवार है, जो जवान हैं, जो अपनी देश की रक्षा के लिए आ रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, तो आपने इस तरीके से कभी नहीं सोचा इसको? किसी भी क्रांति में दोनों तरफ से नुकसान होते हैं। अभी हमारा आज़ादी का संघर्ष को भी देख लीजिए, उस समय वो लोग भी पुलिस को मारे थे, ब्रिटिश पुलिस को, लेकिन वो लोग अलग अलग थे, वो देश एक ही देश के लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं, वो विदेशी लोग हैं, लेकिन अलग अलग देश में जो क्रांति हुई, अभी पूंजीवाद का क्रांति भी हुआ, वो एक ही देश में हुआ ना। उस समय भी दोनों तरफ से मौतें तो हो गई, अभी भी हो रहे हैं ना। ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, कितना सारे बेगुनाह लोग मर रहे। समाज में हिंसा पहले से है, वो हम हथियार उठाने से ही वो नया चीज़ अस्तित्व में आया, हिंसा आया, ऐसा नहीं है। समाज में पहले से ही बहुत सारे हिंसा है, वो स्टेट प्रायोजित हिंसा तो बहुत है, ये असमानता भी एक हिंसा है ना। मतलब ये सबको देख करके हम वो क्रांति करने के लिए, वो विचारधारा से हम समाज को बदलने के लिए तब तक हम उसको मजबूती से विश्वास किया, उसी रास्ते में हम जब तक वो सही मान करके चले, और तब दोनों तरफ भी नुकसान है। पुलिस को हम कभी भी हमारा पार्टी वो दुश्मन नहीं मानते, वर्ग दुश्मन। मतलब पुलिस ये सबको बचाने के लिए आते हैं ना। हमारा संघर्ष हम अब तक जो विषय बताए थे उसका खिलाफ में हमारा संघर्ष है। हमारा संघर्ष को कौन रोक रहे? अडानी अंबानी तो नहीं रोक रहे। सरकार पुलिस को भेजती है हमको दबाने के लिए। पुलिस से हमारा मतलब नहीं है ना, पुलिस से हमारा दुश्मनी कोई नहीं है, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? पुलिस ही आ रहा है, पुलिस हमको मार रहा है ना। फिर हम बचने के लिए क्या करना चाहिए?
वो बंदूक पकड़ के हमको मारने के लिए आ रहे, फिर हम तो शोषण को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे, फिर बचने के लिए तो सामने वाले को मारना चाहिए। वैसा दोनों तरफ से खून खराबा हुआ। अच्छा, आपने अगर एक मांग रखी है, शर्त रखी है कि आप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और उस पॉलिटिकल पार्टी में इन सारे जो आपके मुद्दे हैं जिनके लिए आप लोगों ने हथियार उठाए थे उस मुद्दों को उठाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये फिर से एक उस तरह की चीज़ हो जाएगी कि आप पहले से आप दिमाग में आपके ये है कि एक वर्ग जो है वो हमारे प्रति हमको प्रताड़ित किया है, अगर आपकी पार्टी बनती है और आपके पार्टी के लोग सत्ता में आते हैं तो वापस से ये दूसरी जो लोग हैं उनके लिए वो काम नहीं होगा जो काम आप लोगों के साथ हुआ और आप लोगों ने हथियार उठाए? इसकी गारंटी कौन लेगा कि तब आप भी समानता रखेंगे, आपकी पार्टी भी समानता रखेगी? और सरकार ही समझना चाहिए समाज में जो असमानता है उसको ध्यान दे करके समाज में वो समानता लाने के जितना सरकार प्रयास करेगी उतना अपने आप। बहुत प्रयास हो रहा है, कितना प्रयास हो रहा है, लेकिन कितना बदलाव आया उसको भी वो समीक्षा होना चाहिए ना। जमीन पर कितना वो हकीकत में बदल गया, कितना बदलाव आया, उसको अच्छे से आपको लग रहा है कि ज़मीनी तौर पर बदलाव नहीं है क्योंकि इतने रूल्स बन रहे हैं? आया मतलब वो रोड से नहीं है ना। नहीं, रोड से नहीं, जैसे दलितों के लिए भी कितने रिजर्वेशंस हो रहे हैं। फिर अभी भी क्यों हो रहा है उतना मौत, दलित महिलाओं को अत्याचार हो रहा है, फिर कोर्ट में जाने से उसको न्याय नहीं मिल रहा है, और दबंग लोगों का भी वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो अच्छा लोग है करके, वो सब जानते हैं गलत कर वो लोग किए करके। मतलब आपका कहना है कि अभी भी ग्राउंड लेवल पर चीजें हो रही हैं? हो रहे हैं, बदलाव भी आया, फिर भी ज्यादातर वो है। उसके ऊपर सरकार ध्यान दे करके वो सही ढंग से उसको हल करने से वो अपने आप संघर्ष बंद हो जाएगा। बंदूक उठाने का कोई परिस्थितियों से बंदूक उठाते हैं ना आदमी, अगर परिस्थितियों को आप बदल दिए तो उसका कोई चांस ही नहीं रहते। उस पर ध्यान देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और सरकार वैसा सही ढंग से करने से उठाने का जरूरत ही नहीं है ना। तब तक वो जारी रहेगा। अगर मैं नहीं करूँगा, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर अभी बाहर आने के बाद मैं सोच रहा हूँ फिर से मैं पार्टी के लिए मांग रखा हूँ, लेकिन ये सब 40 साल का आंदोलन क्यों ये परिस्थिति पर पहुंची है उसको सही ढंग से आंकलन करना, समीक्षा करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको हम किए बिना फिर नया पार्टी चलाने के लिए चिल्लाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरा व्यक्तिगत राय ये है, इसलिए उसको गहराई से अध्ययन करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। उस पर मैं सोचूंगा, लिखूंगा, ऐसा सोच रहा था। फिर वो लोग नया पार्टी बनाने से तुरंत उससे जुड़ करके काम करने के मेरा कोई मन नहीं है। मैं वो परिवार के साथ साधारण जिंदगी जीने के लिए सोच रहा हूँ, और 40 साल का संघर्ष को गहराई से आंकलन करके उस पर कुछ लिखने के लिए मेरा मन है, वैसा करूँगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं वो मांग रखी थी। अभी कितने नक्सली बचे होंगे आपको? आप लोग तो चूंकि अब इस फील्ड में रहे, और 31 मार्च सरकार ने लास्ट डेट दी है कि तब तक आप सरेंडर कर दें। लगभग हो गए, कुछ ही लोग, गिने चुने लोग ही बचे हैं। उड़ीसा में 3-4 लोग बचे थे। अभी वो स्टेट कमेटी मेंबर भी शुक्र आ रहे करके समाचार में आ रहे। एक डीवीसी मेंबर है, उनके साथ 2-3 ऐसी कॉमरेड्स हैं। 3-4 लोग बचे हैं उड़ीसा में। और छत्तीसगढ़ में भी वो केसा लोग, कुछ लोग, केसा नाम के एक साथी होंगे, 40-50 लोग होंगे। 40-50 लोग बचे हैं छत्तीसगढ़ में। वो भी देर से फिर मतलब 31 से पहले कर ही देंगे, वो कर ही लेंगे ऐसा लग रहा है। तो चलिए, आप लोगों को ये हम क्या कहना चाहिए कि बेस्ट विशेस देते हैं कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छी सोच के साथ आप लोग मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आए हैं। आपके अपने विचार अपनी जगह हैं, सही बात है, और हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। भारत में हर व्यक्ति को अपना विचार को रखने की आज़ादी है, और अपने विचारों को रखिए। और हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से भी सरकार तक आपकी जो सोच है वो पहुंचेगी, और जो आपकी शिकायतें हैं कि आप उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो हो सकता है कि सरकार इस संदर्भ में भी कदम उठाए, और बजाय इसके कि हम समाज या सरकार के खिलाफ लड़ें, और ये जो एक कुरीति है हमारे समाज में, सरकार के साथ मिल करके अगर हम काम करें तो हमारे समाज को हम बहुत सुंदर और अच्छे से रहने के लायक बना सकते हैं। यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोग भी इस धारा पर काम करें, बजाय इसके कि बंदूक उठाएं या फिर से हिंसा का मार्ग अपनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद।